पत्रकारिता बिल्कुल रिएक्शनरी हो गई, पत्रकारिता कॉरपोरेट हो गई, पत्रकारिता जो है कम्युनल हो गई, पत्रकारिता जो है वो एक तरह से सिविल राइट्स के खिलाफ हो गई, पत्रकारिता जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गई, महिलाओं के खिलाफ हो गई, दलितों के खिलाफ हो गई और संविधान के खिलाफ भी हो गई। वो जिस तरह के संविधान का मजाक उड़ाती है, जिस तरह के जो है वो जजेज वगैरह के फैसलों को नहीं ठीक से समझती, वो सब पत्रकारिता का एक स्तर बना है। और वो स्तर जो है और पत्रकारिता के बियॉन्ड भी बहुत सारे एक्सप्रेशन के मंच बन गए, जैसे कि जो है एक्स है, ट्विटर जो पहले था, सोशल मीडिया बन गया, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं। बचाने वाले कम हैं, हमले करने वाले ज़्यादा हैं। लखनऊ से मैंने पत्रकारिता की और अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने भी स्वतंत्र भारत से भी बहुत करीब से रहे, LLM किया, बहुत गंभीर पढ़ाई की, हम नहीं कर पाए। जब वो LLM करने के बाद, पास के बाद पत्रकारिता में आए तो मैं इंटर में पत्रकारिता में घुसने की कोशिश कर रहा था, यानी मैं बिल्कुल जाहिल किस्म का हूँ पढ़े लिखे के मामले में। और अरुण कुमार जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इस समय ग्वालियर की एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसके पहले वर्धा यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, हिंदुस्तान अखबार में भी उन्होंने बहुत बड़े पदों पर काम किया है। हम जानना चाहते थे अरुण कुमार त्रिपाठी जी से कि संपादक के तौर पर भी उन्होंने काम किया और संपादक के अधीन भी काम किया, बिल्कुल करीब। वो संस्था अब मुझे लगता है खत्म हो चुकी है। क्या आपको खत्म दिखती हुई दिख रही है? और अगर है तो उसके कारण क्या हैं, कारक तत्व क्या हैं, उसका भविष्य क्या हो सकता है, और ये जो हो रहा है ये क्यों हुआ? सुबीर जी, आपने लखनऊ की याद दिलाई, तो आपके पिताजी सियाराम शरण त्रिपाठी का मैं शिष्य रहा हूँ और इस तरह से एक स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं लखनऊ की, लखनऊ के मित्रों की, और जिन लोगों ने हमें कुछ दिया, हमें गढ़ने में जिनकी भूमिका रही। लखनऊ मेरे बौद्धिक विकास में लखनऊ का बड़ा योगदान है, दिल्ली का भी है। और दिल्ली में पत्रकारिता में अपना जो बौद्धिक विकास मैंने किया, उसमें प्रभाष जोशी, अरुण शौरी, शेखर गुप्ता, अच्युतानंद मिश्र, मृणाल पांडे, राहुल देव, तमाम लोग जो संपादक नाम की संस्थाएं जब थोड़ी बहुत हैसियत रखती थी, तब इन लोगों के साथ मैंने काम किया और महसूस किया कि संपादक की क्या स्वायत्तता होती है और संपादक कैसे जो है एक तरह से पूरे अखबार को अपने हथेली पर लेकर के चलता है, पूरे मीडिया को अपने हथेली पर लेकर के चलता है। और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक दौर में ऐसी स्वायत्तता रही है, चाहे सुरेंद्र प्रताप सिंह के दौर में रही हो, चाहे राजदीप सरदेसाई के दौर में रही हो, चाहे अन्य लोगों के दौर में रही हो, या ये जो है जो NDTV को जो प्रणव राय वगैरह ने जब चलाया। लेकिन एक त्रासदी ये हुई 90 के दशक के अंत में आते आते कि, और वो उदारीकरण की त्रासदी थी, वो वैश्वीकरण की त्रासदी थी, वो निजीकरण की त्रासदी थी, जिसको हमारे मित्र पत्रकारिता के समझ नहीं पा रहे थे। और वो उसमें चूंकि उसका लाभ भी लेना चाहते थे और संपादक नाम की संस्था की स्वायत्तता भी बनाए रखना चाहते थे। तो वो दरअसल दोनों चीजें हो नहीं सकती, जो है कि आप मुट्ठी भी तनी रहे हो, कांख भी ढकी रहे, दोनों चीजें नहीं हो सकती। उदारीकरण का लाभ भी लेंगे और संपादक नाम की संस्था भी बचाए रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ ये कि जो मालिक थे वो संपादक हो गए और जो संपादक थे वो मालिक हो गए। ये जो है रोल का जो एक्सचेंज हुआ, इसने जो है संपादक नाम की संस्था की जो स्वायत्तता है इसको बहुत गड्ढमड कर दिया। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में भी हुआ, ऐसा अन्य अखबारों में भी हुआ, और जो है वो कई तो उत्तर प्रदेश के हिंदी के बड़े अखबार हैं जिनमें संपादक मालिक ही संपादक होता है और संपादक वास्तव में मालिक होता है। तो ये जो रोल जो है एक तरह से एक इंटरमिंगल कर गया, इससे संपादक नाम की संस्था कमजोर हुई। चैनलों ने उसका बंटाधार किया। चैनलों में एक दौर में ताब और तेजी और चीजें थी, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे कैसे उनका क्षरण हुआ, इसके कुछ उदाहरण हैं। और उदाहरण ये है कि 2014 के बाद ज़्यादा तेजी से क्षरण हुआ और सरकारों ने चैनलों पर तमाम चीज़ों पर नियंत्रण किया, लेकिन फिर भी थोड़ी स्वायत्तता बची थी। लेकिन स्वायत्तता का असली क्षरण जो है, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अवलोकन है, वो ये है कि कोरोना का जो पीरियड आया 2020 से लेकर के और 21-22 तक का जो पीरियड रहा, उस दौरान जब अखबारों की, चैनलों की
क्षमताएं, आर्थिक स्थितियां कमजोर होने लगी तो सरकार ने उन्हें विज्ञापन देना शुरू किया और उस विज्ञापन के एवज में उन्होंने सरेंडर करना शुरू किया। लेकिन चरित्र का स्खलन पहले से ही हो चुका था। आप 2007 का सुधीर चौधरी का देखिए, तुर्कमान गेट में गर्ल्स कॉलेज में से उमा खैराना को जो नंगा करके हमारा झूठी खबर लगा करके, और पूरा पत्रकार बिरादरी आपकी बिल्कुल खामोश रही। इसको कैसे देखेंगे? नहीं, एक झूठी खबरों का एक रिवाज और एक चलन जो है, एक उत्तर प्रदेश के ही नाम मत लिवाइए, लेकिन उस अखबार के माध्यम से रहा है। वो झूठी खबरें छापने में उस्ताद रहा है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, वो सरकारों से मैनेज कर लेता है। कभी कभी उसके कार्यालय के बाहर बहुत तीव्र और घनघोर प्रदर्शन भी हुए हैं, वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुए। ये सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि जिससे नवीन जंदल से वो 100 करोड़ रुपए की रंगदारी लेता है और पूरी पत्रकार बिरादरी खामोश रहती है। गिल्ट, आपका जो प्रेस गिल्ट है वो नहीं बोलता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नहीं बोलता है, एक पत्रकारों की एकजुटता है वो समाप्त हो जाती है। ये क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक दौर में सक्रिय थी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन अखबारों के खिलाफ स्ट्रिक्चर भी पास किया जिन्होंने अयोध्या में जो भी गोली वगैरह चली थी उस पर गलत रिपोर्टिंग की थी, और उसमें हरिवंश जी वगैरह शामिल थे जिन्होंने जो है उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो है कई एक तरह से जो है वो रिपोर्टाज वगैरह भी किया और एक्शन भी ली, मतलब कई तरह के जो है वो निंदात्मक प्रस्ताव हुए। लेकिन एक समूह जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो समूह एक प्रतिनिधि समूह के रूप में आया और उसने क्या किया कि जो है वो इस तरह की संस्थाओं को एक बेकार और जो है वो नकारा बताना शुरू, समीर जैन, हाँ, इस तरह की संस्थाओं को नकारा बताना शुरू कर दिया। और एक तरह से जो है कहना चाहिए कि कारपोरेट जर्नलिज्म का ट्रेंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया उसको दूसरे तरह से दैनिक जागरण ने शुरू किया और वो लीडर बन गए और सब लोग उनके फॉलोअर बन गए। तो देर सवेर जो है बड़े बड़े घराने जो थोड़ी पत्रकारिता की स्वायत्तता बरतते थे वो भी उसी रव में बह गए, उसी ढर्रे पे चले गए। और जो पतन, एक घटना आपको याद होगी कि इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटर हैं लगभग उसी समय उन्होंने ज्वाइन किया था, राजकमल झा जो है, वो एक कार्यक्रम में जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, उसमें उन्होंने बहुत खरी खरी सुनाई और अपनी स्वायत्तता का प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है वो उनके मालिकों पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया और जिस तरह की पत्रकारिता आज वो अखबार कर रहा है, जो कि कुछ निर्भीक खबरों, कुछ निर्भीक विश्लेषण और कुछ उस पत्र संपादक नाम की संस्था की स्वायत्तता के लिए जाना जाता है, उसने भी अपने हथियार डाल दिए। तो इस तरह से हिंदू ने एक दौर में एनराम के माध्यम से कुछ खबरें की, कुछ चीज़ें की, लेकिन उन्होंने भी हथियार डाल दिए। तो बड़े समूह जिन्हें बड़े बिजनेस करना है, जिन्हें सर्वाइव करना है, वो सरकार से टकराव लेकर के अब उन्होंने समझ लिया कि हम चल नहीं सकते, ना बड़े चैनल चल सकते हैं। इसलिए जो कुछ संपादक नाम की संस्था या पत्रकारीय स्वायत्तता वो यूट्यूबर्स में बची है, सोशल मीडिया में बची है। और जैसे जो है न्यूज़ क्लिक थी, उनके संपादक के साथ जो हुआ आप सब जानते हैं, गिरफ्तार हुए और जो है वो गिरफ्तारी गैर कानूनी निकली, लेकिन फिर भी जो है अब वो अपने संस्थान को रिवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह से वायर किसी तरह से चल रहा है, अभी वायर भी जो है वो युद्ध के दौरान रफाल पे एक रिपोर्ट आई और उसको जो है वो बंद कर दिया 24 घंटे या 48 घंटे जो भी, फिर उससे बैन हटाया। कई यूट्यूबर्स को बैन लग गया, शायद कोई प्रसून वाजपेयी का नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो पत्रकारिता पर सेंसर, अनडिक्लेयर्ड किस्म का सेंसर वो कई तरह से जो है सरकार कर रही है, पीआईबी कर रही है। तो पत्रकारिता अभी भारत में, और भारत की पत्रकारिता का स्तर भी जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स ने बताया है कि 158 है। तो ये जो हमारी पत्रकारिता का जो स्तर है वो दुनिया में काफ़ी नीचे जा चुका है। तो अब इसके कैसे उठेगा, क्या होगा, ये एक चीज़ देखनी है। इमरजेंसी के बाद उठा था और एक दौर में और भी उसमें तेज़ी आई थी। उदारीकरण के आरंभ में भी उसमें पूंजी आई, टेक्नोलॉजी आई, तो लग रहा था कि नए फ्रंटियर खुलेंगे। आप रॉबिन जेफरी की किताब पढ़िए, इंडियाज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन, उसमें पता चलता है कि भारत में पत्रकारिता का किस तरह से विस्तार हो रहा है। आप जो है वो 79 की किताब पढ़िए तो हेडलाइंस फ्रॉम द हार्टलैंड, हिंदी इलाके में बहुत सारे अखबार निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो है वो
जिसमें आपके मित्र शेखर त्रिपाठी का भी इंटरव्यू है, कई लोगों का इंटरव्यू है, तो वो एक तरह से पत्रकारिता उभर रही है, बढ़ रही है, लेकिन वो इतने तेजी से खबरों से समझौता कर लेगी, सरेंडर कर देगी, प्रोपोगेंडिस्ट हो जाएगी, कम्युनल हो जाएगी, कास्टिस्ट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस चेतना का प्रचार प्रसार जो है वो एक तरह से 90s के डिकेड में हुआ था, और लग रहा था कि एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक, एक जो है वो सोशल जस्टिस की जो पॉलिटी फॉर्म हो रही है, वैसी ही पत्रकारिता होगी। लेकिन पत्रकारिता बिल्कुल रिएक्शनरी हो गई, पत्रकारिता कॉर्पोरेट हो गई, पत्रकारिता जो है कम्युनल हो गई, पत्रकारिता जो है वो एक तरह से सिविल राइट्स के खिलाफ हो गई, पत्रकारिता जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गई, महिलाओं के खिलाफ हो गई, दलितों के खिलाफ हो गई, और संविधान के खिलाफ भी हो गई। वो जिस तरह के संविधान का मजाक उड़ाती है, जिस तरह के जो है वो जजेज वगैरह के फैसलों को नहीं ठीक से समझती, वो सब पत्रकारिता का एक स्तर बना है। और वो स्तर जो है, और पत्रकारिता के बियॉन्ड भी बहुत सारे एक्सप्रेशन के मंच बन गए, जैसे कि जो है एक्स है, ट्विटर जो पहले था, सोशल मीडिया बन गया, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं। बचाने वाले कम हैं, हमले करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए एक अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं वो बढ़ गए हैं, और सच्ची अभिव्यक्ति के मौके कम हो गए हैं। और आज मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है सोबीर जी कि इस पत्रकारिता का सिर्फ जो है वो कैरियर से और पैसे से प्रेम है, और इस पत्रकारिता का कोई दुश्मन नहीं है। एक ही दुश्मन है, वो सच्चाई, सत्य के विरुद्ध है। सत्य इस पत्रकारिता का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये जिस दिन भारत की पत्रकारिता इस चीज़ को महसूस करेगी, उस दिन उसका उद्धार होगा। जब तक नहीं महसूस करेगी तब तक नहीं उद्धार होगा। तो ये युद्ध हो जाएगा समझदारी और निष्ठुरता का। जी, इसमें हारेगा कौन? मेरा विश्वास है कि जो है वो पत्रकारिता बदल गई है, और एक तरह से पूंजी और ग्लैमर और उसका एक अलग जो है वो डोमेन है। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं से सच्चाई किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाती है। आप उसको पूरी तरह से, ये ठीक उसी तरीके से कि पहले बहुत दूर कहीं बुराई दिखाई पड़ती थी, हाँ, अब बुराई अच्छाई कहीं बहुत दूर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छाई कहीं बहुत दूर दिखाई पड़ती है। सच बोलने वालों को दबाया जाता है, डराया जाता है, लेकिन सच बोलना इंसान की फितरत है। इंसान कुछ एक अजीब पागल किस्म का प्राणी है, उसमें बहुत सारी जो है वो अन्य प्राणियों से थोड़ा भिन्न इस मामले में है कि उसने अपना सांस्कृतिक विकास किया, अपनी चेतना का विकास किया, उसने अच्छाई के प्रति जो है वो कुछ एक कमिटमेंट भी डेवलप किया है। तो हर दौर में कुछ न कुछ जो है सनकी और जो है वो बिगड़ैल किस्म के लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और चाहे जूलियन असांजे हैं जिनको जेल जाना पड़ा, वो खामोश हो गए, लेकिन कोई ना कोई छोटा जूलियन असांजे बन जाएगा। कोई ना कोई जो है, अगर रवीश काम कर रही है या नेहा सिंह राठौर किसी लेवल पे काम कर रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण सत्य और पूर्ण समझदारी के साथ कोई बहुत उपस्थित है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में ही सही चीजें कहीं ना कहीं से आ रही हैं। लोग टुकड़ी से चीजें मतलब हम उसको बना रहे हैं, इनबिल्ट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं कोई बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है कि पत्रकारिता एक बहुत। तो ये जो निष्ठुरता का जो स्थिति बन गई है, संवेदनहीन समाज का एक आकार बन रहा है पूंजी और उसके आम आदमी का है, उसकी कोख है आम आदमी खुद भी तो संवेदनहीन हो गया है। ऐसी हालत में वहां से एक नई जो शुष्क जमीन थी, उसमें कैसे बिरवा निकलेगा विश्वास का, भावनाओं का, सत्य का? आपने पिछला चुनाव देखा 2024 का, जिसमें कि जो है वो बहुत उम्मीद थी जो सत्तारूढ़ दल है कि उसको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बहुमत से बहुत ज्यादा। वो तो ढोंग था उनका 400 पार। हाँ, वो नहीं मिला, बल्कि संविधान जैसी एक किताब जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और कुछ LLB और LLM के विद्यार्थियों के लिए जिसकी एक इम्पोर्टेंस थी, वो समाज में एक चर्चा के रूप में उपस्थित हो गई है, खड़ी हो गई है। उसके मूल्य जो है बार बार दोहराए जा रहे हैं। और ये बात जान लीजिए कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो मूल्य हैं, वो मनुष्य ने उसको एक तरह से सहेज के रखने
की ललक दिखाई पड़ती है हर समाज में किसी न किसी रूप में। तो इसलिए ऐसा नहीं है हम कह सकते हताश नहीं हो, हताश होने की अवसाद की आवश्यकता नहीं। एकदम नहीं। तो ये हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद कुमार सोहेल जी।